कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यहाँ बीपीएससी का छात्र हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर जो एक यहाँ के अनुभवी और सफल विद्यार्थी रहे हैं, जो यहाँ से बीपीएससी की तैयारी करके उनका चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है। कैंपस में एक परंपरा रही है कि यहाँ के हर विद्यार्थियों को बराबर अवसर मिलता है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मौका मिलता है। उन्हीं एक्टिविटियों में से आज हमें एक मौका मिला है कि आज इनसे बातचीत करने का मौका मिला है। यहाँ आने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी संजय जी। सर ये कहना चाहते हैं सर कि आपने सफलता प्राप्त की है, बहुत चुनौतियों के साथ आप इस सफलता को प्राप्त किए होंगे, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा होगा सर? अपने बारे में कुछ परिचय दें। जी, जहाँ तक मेरे परिवार का बात है जी सर। तो मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। जी सर। मेरे पिताजी किसानी का काम करते हैं, अभी भी वो खेत में काम करते हैं। जी सर। और मेरी माताजी आंगनवाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हैं। जी सर। हमारे दोनों माता पिता गांव में रहते हैं, गांव में ही रह कर के सारे परिवार का देख रेख करते हैं। जी सर। और मेरी 3 बहनें हैं और सभी बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी है, तो अपने घर परिवार में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, और साथ में ही एजुकेशन के प्रति काम भी कर रहे हैं, हायर डिग्री क्वालिफ़िकेशन भी ले रहे हैं। और आगे सबकी यही प्लानिंग है कि अच्छे से अच्छे पद को ग्रहण कर के समाज कल्याण के लिए और अपने खुद के व्यक्तित्व के विकास के लिए, और उससे खुद का भी विकास हो और समाज का विकास हो। तो इसी रणनीति के साथ हम सभी परिवार के सारे सदस्य आगे बढ़ रहे हैं इसी सोच के साथ में। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये सुनकर कि आपके फैमिली ग्राउंड में जो भी है माहौल बहुत अच्छे हैं, और अच्छे माहौल में आपने इस तरीके का अध्ययन किए हैं, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर ये एक सवाल जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी का रणनीति क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड है, बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तैयारी किस प्रकार से किया जाए। आपकी तैयारी का सर रणनीति क्या रहा है, इस पर विचार विमर्श करें। देखिए, जहाँ तक किसी भी एग्ज़ाम परीक्षा की रणनीति की बात होती है तो हर एक का रणनीति व्यक्तित्व होता है। हर एक इंसान अपने पोटेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी वो बनाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमने भी अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और जो मैं करना चाहता था उसके लिए रणनीति बनाई। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैं एक सामान्य सी मैं रणनीति बनाया। मैंने फोकस ये किया कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी मैंने हमेशा बरकरार रखी है अपने प्रिपरेशन के दौरान में। हमेशा एक निरंतरता जो होनी चाहिए वो हमेशा फोकस रहा। स्टडी को लेकर के सामने में सिलेबस को रख करके, सिलेबस को बिल्कुल ही फोकस रख करके मैंने जो भी स्टडी के लिए मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड थी, जितनी मुझे डेप्थ में जानी है, वो रणनीति मेरी रही है। और कभी भी डाइवर्जन नहीं हुआ है। जो फोकस है करने का, तो मैंने बस बेसिक्स 2-3 चीज़ें की, हार्ड वर्क की, परसिवरेंस रही है, कंसिस्टेंसी रही है, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस रहा है। मैंने बस यही किया है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है कि एग्ज़ाम देने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। हाँ, बेसिक सी चीज़ें होती है कि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कोई स्पेसिफिक, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि उस एग्ज़ाम के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आप देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस का लेवल है, किस एरिया से है, तो वो बेसिक चीज़ों को ही मैंने फॉलो किया है। और एक मार्गदर्शन में, एक सही मार्गदर्शन में मैंने अपना कार्य और मैंने अपनी तैयारी है उसको मैंने आखिर तक मैंने पहुंचा है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताएं कि मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। एक मार्गदर्शन ही ऐसा है कि विद्यार्थी को सही रास्ता को दिखाता है।
और अच्छा लगा। सर, आपका मार्गदर्शन देने वाले सबसे अहम गुरु कौन है सर? इनके बारे में जानना चाहते हैं दर्शक। देखिए, जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है तो इसमें मार्गदर्शन आप अपने जीवन में थ्रू आउट जीवन में जहाँ से भी आप अच्छा सीख लेते हैं वो आपके लिए मार्गदर्शन हो जाता है। उसमें कोई एक शख्स हो सकता है, कोई आपकी परिस्थितियाँ हो सकती है, वो भी एक मार्गदर्शन का कार्य करती है, या आप खुद हो सकते हैं जो अपने आप को हरा करके आगे बढ़ते हैं, ओवरकम करते हैं अपनी कमजोरियों पे। तो मार्गदर्शन की जहाँ तक सवाल है कि मैंने थ्रू आउट अपने सिंस माई चाइल्डहुड मैंने मार्गदर्शन मुझे अपने परिवार से, गुरु से, जहाँ मैं बचपन में मैं पढ़ता था, जिन्होंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा दी, हमारे कुछ सदस्य रहे हैं। लेकिन सभी में अगर मैं बताना चाहूँगा कि एक कड़ी होती है जहाँ से आपकी एक टर्निंग पॉइंट होती है, कि जहाँ से आप अपने जीवन को एक अलग दिशा की तरफ आप मुड़ते हैं। तो अगर टर्निंग पॉइंट की बात की जाए और एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की बात की जाए तो बेहिचक बिना किसी गुरेज के हमारे एक ही गुरु हैं, श्री डॉक्टर शेषधर शंभू सर, जो कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे उस समय हमारा मार्गदर्शन किया जिस समय शायद मुझे वो मोमेंट ऐसी होती है जिस समय कि आप या तो अच्छे हो सकते हैं या तो बुरे हो सकते हैं। आपका डाइवर्जन बिल्कुल ही एक पिक पे होता है एक मोमेंट। तो उस पॉइंट पे अगर जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने मुझे उस पॉइंट से अभी तक और आगे भी भविष्य में मुझे मार्गदर्शन मिलती रहेगी। और इसके लिए मैं सर को, डॉक्टर शेषधर शंभू सर जो कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनको मैं तहे दिल से मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं हमेशा आशा रखता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, हमारा हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया गुरु की महिमा, कहा जाता है सही बात है, बिना गुरु का ज्ञान अधूरा होता है। और आपने गुरु को बहुत ही प्रायोरिटी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा अगला प्रश्न है कि आने वाले 67वीं बीपीएससी की तैयारी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लगे हुए हैं। तो इस 67वीं बीपीएससी की तैयारी में मात्र लगभग 2 महीना बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ अलग किया जाए विद्यार्थियों को, जिनको एक मैसेज मिले कि एक अलग कुछ होना चाहिए, एक अलग एक टिप्स के रूप में आप क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के लिए सर? देखिए, जहाँ तक 67th बीपीएससी की बात है तो कोई भी एग्ज़ाम की एक जर्नी होती है। एक दिन 2 दिन या महीने 2 महीने की बात नहीं होती है। एक उसके लिए जो एक डेडिकेटेड समय होता है, साल 2 साल देते हैं, तब हम उस एग्ज़ाम को हॉलिस्टिकली हम प्रिपेयर करते हैं। तो चूँकि अभी 67th बीपीएससी में अभी 2 महीने का समय है, आई थिंक 23 जैन 2022 को एग्ज़ाम सेलेक्टेड है। हाँ, संभावनाएं हैं बहुत सारी, लेकिन एग्ज़ाम 23 को सिलेक्टेड है। तो चूँकि 2 महीने का समय बहुत ज़्यादा समय, अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर बोलूँ तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको न्याय संगत तरीके से अगर उपयोग करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास में जो भी साधन है, सबसे पहली बात तो जो साधन आपके पास उपलब्ध है आप ये मान कर चले कि वो काफ़ी है। आपको और भी दूसरे साधन की तरफ भागना नहीं है। जो आपके पास बेसिक बुक्स हैं, ठीक है, उस बेसिक बुक्स को आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएँ। अभी कोशिश ये करें कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ें। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा फोकस हो। और जो बुक में आपने जो कुछ पढ़ा है, चाहे वो पॉलिटी की हो, इकॉनमी हो, ज्योग्राफी हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम को 2 तरीके से डिवाइड कर लीजिए, एक करेंट अफेयर और एक स्टैटिक जो पार्ट है। स्टैटिक पार्ट में जितने भी फंडामेंटल्स जितने भी नॉलेज है हम पढ़ते हैं किताब से वो, और एक पार्ट करेंट अफेयर की। तो एक पैरेलली करेंट अफेयर करें साइमल्टेनियसली, क्योंकि करेंट अफेयर का एक बिग चंक
35 40 45 क्वेश्चंस तक पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो पैरेलली आप 2 महीने अभी से स्टार्ट कर दें करंट अफेयर को करने के लिए। और दूसरा, स्टैटिक पार्ट में आप रिवीजन करें। ये देखें स्टैटिक पार्ट में कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि ज़्यादा मतलब स्कोर को कवर करते हैं। जैसे आप हिस्ट्री को कर लें अच्छे से, आप ज्योग्राफी को अच्छे से करें, बिहार स्पेशल अच्छे से करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से क्वेश्चन करें, पॉलिटी आपको समय मिलता है पॉलिटी के करें, इकॉनमी है तो इकॉनमी को बस 8 10 15 20 टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट वो स्टैटिक पार्ट करें। और बाकी का इकॉनमी पार्ट जो है वो आप करंट अफेयर ओरिएंटेड पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर से एसोसिएट कर करके इकॉनमी पूछते हैं। इतना पे आप फोकस करें। लिमिटेड बुक को आप अभी पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। अभी के लिए मैं यही बताना चाहूँगा, चूँकि कम समय है, ज़्यादा समय नहीं। हालांकि तो एग्ज़ामिनेशन के लिए डिटेल में पढ़ना चाहिए, इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार ही हमें उस तरीके से बिहेव करने आना चाहिए और उसी तरीके से हमें अपनी रणनीति भी बनानी चाहिए। तो अभी 2 महीने के लिए रणनीति पे काम करेंगे तो ज़रूर अच्छा कर सकेंगे अभी के जो एस्पिरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्ट्रेटजी पे बहुत अच्छी चीज़ें बताए, सुंदर शब्दों में शेयर किया कि स्ट्रेटजी के बिना कुछ संभव नहीं है। कहा जाता है कि एक नदी को प्रवाह की ज़रूरत है, अगर प्रवाह को रोक दिया जाए तो वो इधर से उधर चला जाता है, मतलब कि अपना जो दिशा है परिवर्तन कर देता है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया सर। एक प्रश्न ये है सर कि आप मतलब कि बीपीएससी तैयारी किए हैं, आपका स्टडी रूम बहुत अच्छा रहा होगा, तैयारी बहुत सुंदर तरीके से। तो स्टडी रूम के बारे में जानना चाहते सर, आपका स्टडी रूम के बारे में क्या है, मतलब इससे कुछ विषय कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही स्टडी रूम है हमारी, और सभी की स्टडी रूम होती है। लेकिन स्टडी रूम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ लैविश थिंग्स चाहिए तभी आपका स्टडी रूम मतलब अच्छा हो सकता है, आप पढ़ने के माहौल में आप ढल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी स्टडी रूम बिल्कुल ही नॉर्मल है। इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी रूम बट स्टडी कम बेडरूम। तो हमारे बेडरूम में ही हमारी स्टडी रूम है। एक छोटा सा टेबल है, एक कॉर्नर में एक चेयर, और मैंने स्टिकी जो हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टडी के दौरान में, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन करना चाहिए। तो मैंने एक थर्माकोल का शीट मैंने अपने टेबल के जस्ट ऊपर में चेयर के सामने मैंने पेस्ट कर रखा हुआ है, और जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो मैं उसे स्टिकी नोट्स के ज़रिए मैं उस पर स्टिक कर देता हूँ, ताकि मुझे वो मेमोराइज़ करने में इजी होती है। हाँ, मेरे रूम में मैप्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैप्स को भी मैं इक्वली ही मैं उतना ही यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, करेंट अफेयर या फिर कोई भी न्यूज़ आ रही है नेशनल इंटरनेशनल की, तो मैं मैप के माध्यम से मैं उसको मेमोराइज़ करता हूँ। तो मैं स्टिकी नोट से मैं मैप में ही वहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। तो और वहाँ सोता भी हूँ, कभी कभी मैं खाना भी खाता हूँ। तो बस हमारी स्टडी रूम ये है, और स्टडी रूम कुछ ख़ास नहीं है। देखिए, बेसिकली ये होता है कि आप जिस में कंफर्टेबल में हैं, जिस जोन में जोन आपका कंफर्टेबल है, बस आप अच्छे से बैठ कर के पढ़ाई कर सके। डिस्टर्बेंस, शोर नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्टडी रूम पे ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा बातें होनी चाहिए, क्योंकि बुक सबके पास में वो अवेलेबल है। जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ वो बुक आपके पास में भी है। तो स्टडी रूम से नहीं होगा, बस एक रूम होना चाहिए। स्टडी के लायक बनाने का काम आपका है, तो आप उसको किस तरीके से स्टडी लायक बनाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टडी, नॉट अबाउट द स्टडी रूम। सो लेकिन हमारी यही है, तो मैंने ये आपको बताया, मैंने शेयर किया। बहुत अच्छा लगा सर, आपने स्टडी रूम को एक अच्छे एक्सप्लेन किए, अच्छी परिभाषा बताए कि संसाधनों को मायने नहीं रखता, मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ है। और मैनेज करने का चीज़ है कि आप एक बेडरूम में भी स्टडी रूम डेवलप कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। सर, एक अलग प्रश्न है सर कि जो ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी लोग आते हैं, उनके मन में भी ये इच्छा है कि मैं बीपीएससी निकालूं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो इनको लगता है कहीं ना कहीं कि हम लगता है बीपीएससी में हमको कुछ कमी महसूस हो रहा है, उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर?
जहाँ तक ग्रामीण परिवेश के बच्चों की बात करते हैं, तो चूँकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, आता हूँ। हालाँकि मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मैं गांव में रह कर के मैंने अपनी पढ़ाई की है। ऑफ कोर्स मैं इस संदर्भ में भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे शहर में रहने का मौका मिला और मैंने यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन मैं इक्वली फिर एम्फेसाइज करके बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप ग्राम में रहें या शहर में रहें, मायने ये नहीं, ये कभी भी आपको प्रभावित नहीं करेगी आप जो करना चाहते हैं। हाँ, सुविधाओं की कुछ उपलब्धता पे मंथन किया जा सकता है कि सुविधाएं ग्राम में कम हैं और शहर में कुछ ज़्यादा है। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली अगर हम स्टडी की बात करते हैं, तो स्टडी के लिए हमें ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत नहीं होती है। हमें एक बुक की ज़रूरत होती है और एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करते हैं। तो बुक, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में बुक, अगर आप पहाड़ पे भी रहेंगे तो भी आप अवेलेबल हो जाएगी, आपको बुक मिल जाएगी। और मार्गदर्शन की जहाँ तक बात है कि ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, कुछ जानकार लोग नहीं हैं जो पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और भी ये कहना चाहूँगा कि चूँकि आज हम 21st सेंचुरी में हैं और लगभग ग्राम में भी जितने लोग रह रहे हैं, खास करके स्टूडेंट, तो सबके पास में स्मार्टफ़ोन है। तो स्मार्टफ़ोन को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। जो टेक्नोलॉजी है, अभी चूँकि कोरोना अगर हमारे जीवन में अगर एक अभिशाप की तरह आया है, तो ये एक वरदान की तरह भी है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग कितने सारे एडुकेटर हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए और फ्री ऑफ कॉस्ट वो फ्री में एडुकेशन वो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ये एस्पिरेंट को बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप ना जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और जो एडुकेटर हैं उन एडुकेटर से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो मार्गदर्शन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मटेरियल बहुत सारी है ऑनलाइन अवेलेबल, वो आपको मिल जाएगी, प्लस में बुक आपके पास में हार्ड कॉपी है तो वो है आपके पास में। मुझे लगता है कि किसी भी प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी है। अभी तो आप अपने आप को मूल्यांकन भी कर सकते हैं परीक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी है, उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको फ़ी भी नहीं पे करने की ज़रूरत है। तो टेक्नोलॉजी को उपयोग करें और बेसिक जो बुक है, बेसिक बुक को ये करें, स्टिक रहें। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि करेंट अफेयर को कैसे करें, कि गांव में न्यूज़पेपर नहीं आता है, मैगज़ीन हम नहीं ले पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो मैं फिर उनको बोलूँगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाएं। वहाँ से कोई भी ऐसा मैगज़ीन नहीं है, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जहाँ से आप मटेरियल नहीं ले सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग करें। ग्रामीण परिवेश के बच्चे और शहरी परिवेश के बच्चे, शहरी क्षेत्र में भी जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी टेक्नोलॉजी का उतना ही टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि वो शहर क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके पास तो सुविधाएं हैं। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए एक वरदान है, तो उनका सही तरीके से उपयोग करें। यही मैं कहना चाहूँगा वहाँ के बच्चों के लिए कि इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा एक मोड़ दे सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया ग्रामीण परिवेश से जुड़े बच्चे जितने भी हैं जो इस तरीके का मतलब इनमें सपना देख रहे हैं कि हम भी बीपीएससी में कुछ कर पाएंगे, आपने बहुत अच्छा मूल मंत्र बताया कि आज डिजिटली चली गया, टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया है। कोरोना काल में तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, इनके माध्यम से आपने बहुत अच्छा मूल मंत्र दिए उन लोगों के लिए जिनके मन में ये लग रहा था कि हम ये ग्रामीण परिवेश में रह के बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा लगा सर। एक सवाल सर कि आपसे कि आप तो कैंपस के छात्र हैं, कैंपस के लिए तो आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो कैंपस से जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों के लिए क्या आपके मन में कुछ भावना है या कुछ प्लान है सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ स्ट्रैटेजी मैं सोच रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। तो मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं कर नहीं लेता हूँ तो मुझे लगता है कि कहना ज़्यादा अच्छा नहीं है। वर्क को करके दिखना चाहिए, पहले वो रिवील नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम पार्ट वेयर आई कैन हैव अ इंटरेक्शन विद द पर्सन, जो मैं लोगों से खास करके एस्पिरेंट हैं नए,
और बच्चे हैं जो आगे किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली सिविल सर्विसेज के लिए, तो ताकि मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूं और जो भी मैंने अपने जीवन में जो भी मुझे नॉलेज मुझे मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने नॉलेज को उनको उनके साथ इम्पार्ट कर सकूं, उनके साथ में शेयर कर सकूं, ताकि कुछ हद तक उनको सुविधा होगी और उनका हेल्प होगा और प्रिपरेशन में। तो अभी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बट जैसे ही हमारी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए समय जिस प्रकार से मुझे मिलेगी, मैं बिल्कुल ही क्रांतिकारी तरीके से इस पे लगा हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये ज़मीन पे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक अलग सोच रखते हैं कि ये नहीं कि आप विद्यार्थियों को मतलब एक नज़रिए से आप देख रहे हैं, एक समतामूलक विद्यार्थी समाज कहते हैं जिसको, उन नज़रियों से देख रहे हैं। आप करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास व्यस्तता के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, जॉब आपका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका प्लान चल रहा है। अभी तो आप प्रस्तुत है, लेकिन आगे वो सक्रिय हो सकता है। उसके लिए बहुत अच्छा लगा सर। एक अंत प्रश्न है सर आपसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे दरोगा के होने वाले हैं, इधर बीपीएससी के होने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग कंपटीशन में जुड़े हुए हैं। उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो उन लोगों को कुछ मोटिवेट करे, उनको लगे कि कुछ एक नई ऊर्जा मिले, इसके लिए कुछ सर देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा जितने भी बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप को उस दिशा में रखना और काम करना ही अपने आप में एक प्रशंसनीय योग्य बात है। तो मैं सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो प्रशंसा के काबिल हैं और वो डिज़र्व करते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अभी लगे हुए हैं। जहाँ तक बात यह है प्रिपरेशन की कि बच्चे अपने अपने तरीके से परिस्थितियों के हिसाब से अपनी जो उनकी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उनका अलग अलग क्षेत्र में रुझान उसको ध्यान में रखते हुए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी जॉब, हर एक जॉब होता है उसकी एक महत्वपूर्णता होती है, उसका एक वैल्यू मूल्य होता है जो हर एक इंसान अपने जीवन में सोचता है कि वो बनने के लिए, राइट। तो कोई भी काम ना ऊपर है ना कोई काम नीचे है, सब काम इक्वल है, सबसे पहली बात। और जितने भी बच्चे जो और एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, तो ये कभी भी सबसे पहला बात तो कि अपने मन में ना रखें कि कोई उनका फ्रेंड है जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो दरोगा का कर रहा है, तो एक हीन भावना जो है वो नहीं रखना है। आप उतने ही इक्वली सुपीरियर हैं जितने आपके कंटेम्पररी हैं, पहली बात। बस आपका रुझान अलग क्षेत्र के तरफ है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है, आप अपने रुझान के प्रति काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको अपने आप में विश्वास रखना है कि आपने जो सेलेक्ट किया है वो सुपर्ब है, ठीक है, दूसरे से सुपर्ब है, आप सुपर्ब हैं, आपकी एक सोच है, आप अपनी आत्मा को उससे जोड़कर देखते हैं, ठीक है, तो अपने आप पे विश्वास रखना है। दूसरी चीज़, तीसरी बात ये करनी है कि आपने उस पर काम करना है, ठीक है। आपने सोच लिया, आपकी सोच अच्छी है, ठीक है, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब सारी बात आ जाती है कि आपने काम करना है, उसको अचीव करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो मेहनत जम के करनी है, मेहनत निरंतरता के साथ में करनी है ना। तो मेहनत आप निरंतरता के साथ में करें, आप अपने आप को बेस्ट माने, हर एक दिन आप जो सीखते हैं अपने आप में परिवर्तन, अगर कुछ अच्छा बदलाव लाने की आवश्यकता है उस पर काम करें, इतना ही ज़रूरत है किसी भी इंसान के लिए। और सफलता कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बिल्कुल बड़ी बात है कि कोई सफल, आप बेसिक चीज़ पे आप स्टिक रहेंगे, बेसिक काम को करेंगे, व्यवहार को अपना रखेंगे, तो बेसिक चीज़ें से ही सफलता मिलती है। सफलता बेसिक चीज़ों में ही है, बेसिक कामों में ही है, ना कि कोई एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने में है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने बातें बोली है मैंने उस पर काम किया है
तो मैंने जो सीखा है अपने जीवन से, मैं वही बातें चूँकि बताऊँगा लोगों को। बहुत अच्छा लगा सर, आपने काफ़ी चीज़ें ज्ञान की बातें बताएं और काफ़ी चीज़ें मोटिवेट किए उन विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में जो शामिल होने जा रहे हैं उन लोगों को बहुत मैसेज मिलेगा इससे, और खुशी मिलेगा कि एक अच्छा स्ट्रेटजी के बारे में हमें जानने का मौका मिला। और बहुत खुशी की बात है कि आपने अपने कीमती समय यहाँ दिए और इस कैंपस को अभी भी आप वही समझते हैं जो पहले एक विद्यार्थी के जैसा समझते थे, अभी भी वही विद्यार्थी की आप में गुण है और अच्छा लगा। सभी लोग देखते हैं कि परीक्षा तो निकाल लेते हैं और कई बार देखते हैं कि परीक्षा होने के बाद गुरु को पूछते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, कहा कि हमको तो नौकरी हो गया। लेकिन ये बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि गुरु को अभी आप उन्हें वही रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इस कैंपस से जुड़ाव आप रखे हुए हैं और समाज और देश के लिए आगे भी आप अपना काम करना जारी रखे हुए, एक सक्रिय विद्यार्थी के रूप में आपका योगदान। और बहुत अच्छा लगा आपका जैसा आप ऐसे अनुभवी और इतना मतलब कि बहुत परिश्रम किए इस क्षेत्र में, बहुत खुशी मिला। तो ये कहना चाहते हैं कि बस उन लोगों के लिए जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगातार सतत प्रयास में लगे हुए हैं, तो देखिए बात ये नहीं है कि आप तैयारी कहाँ से करते हैं, तैयारी तो खुद आपको स्वयं करना होगा। ये नहीं कि हम दिल्ली में जाकर ही तैयारी करें और दिल्ली हमारा जो है वही हमारा टारगेट है। मेन आपको मन में ये सेट करना होगा, मन में सोचना होगा कि हमें तैयारी खुद करना है, तो खुद स्ट्रेटजी बनाना होगा, खुद इस पर मंथन करना होगा। बहुत अच्छा लगा सर, आपने खुद अपने इस पर विचार किए, बहुत मंथन किए और इस मंथन से एक नई मंत्र जो सामने निकला कि अनुशासन, एकता और सहयोग। अगर अनुशासन, एकता और सहयोग ये बना रहे और ये बना रहे हर विद्यार्थियों में, तो ये कहीं ना कहीं एक जब एक सफल होंगे तो दूसरे को सफल करने के लिए वो मोटिवेट करेंगे। एक सहयोग की भावना जो आप में ये देख रहे हैं, अनुशासन, जो एक संस्था के प्रति आपका अनुशासन जो है, बहुत अच्छा लगा। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कीमती समय दिए।